हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम 4th चैप्टर कर रहे हैं वायु। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी के चारों चादर है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये जो हवा की चादर है ना, वायु की चादर है, इसे ही वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनको वायुमंडल पे निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेने के लिए हवा मिलती है, यूँ कह सकते हैं। अब ये वायुमंडल का और क्या काम है? ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। समझ आ गया? सुरक्षा करता है ये हमारी उन किरणों से जो हमें नुकसान कर सकती हैं। मतलब अगर वायुमंडल ना हो तो हम दिन की गर्मी में जल सकते हैं और रात में इतनी ठंड हो जाएगी कि हम बर्फ़ बन सकते हैं। तो ये वायु राशि है जिसने पृथ्वी का तापमान हमारे रहने के लायक बनाया है। समझ गए? अब समझिए दूसरी चीज़। एक चीज़ तो आपको पता चल गई वायुमंडल के क्या लाभ है हमारे लिए। एक तो ये हमें सांस लेने के लिए वायु देता है, दूसरा हमें हानिकारक किरणों से बचाता है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वायुमंडल में है वो कहने को तो 0.03% है, लेकिन इतना अमाउंट होने के बाद भी ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। मतलब अगर इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली गर्म किरणें होती हैं वो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लेता है, मतलब उस गर्मी को सोख लेता है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस कैसे होता है? ये ग्रीन हाउस कहाँ से मिला? जो पेड़ पे एक ऐसे घर बने होते हैं शीशे के, जिसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि ठंड वाले एरिया में या जब ठंड का मौसम हो कहीं पर भी, वहाँ पर उन फसलों को उगाया जाए जो गर्मी में पैदा होती हैं। तो मतलब हमें सर्दियों में भी गर्मी के सीज़न की मतलब फसल मिल जाती है, क्रॉप मिल जाती है, फ्रूट मिल जाते हैं, फल मिल जाते हैं, इस तरह से। तो वो ग्रीन हाउस होता है, मतलब जो सूर्य की किरणों को सोख लेता है और फिर उनकी गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता, वो ग्रीन हाउस है। उसी से ये लिया गया है। तो अब इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो इसलिए जिस गैस की वजह से ये इफेक्ट आता है उसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इस तरह से ग्रीन हाउस गैस कौन सी हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ भी नहीं, इसमें हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ना हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। कारखानों से, कारों से जो धुआं निकलता है वो भी वायुमंडल में इसके स्तर को बढ़ाता है, मतलब इसका लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। भूमंडलीय तापमान को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। जो तापमान में ये बढ़ोतरी होती है, इसके कारण सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ पिघल जाती है। अब समझ आ गया कि जो ये बर्फ़ पिघलती है उससे समुद्र में पानी बढ़ जाता है। समुद्र के पानी बढ़ जाने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तटीय क्षेत्र मतलब जो समुद्र के किनारे पे हैं। और ज़्यादा अगर लंबे समय तक ये जलवायु में परिवर्तन होता है तो इससे कुछ ऐसे पौधे या फिर ऐसे पशु होते हैं जो कि लुप्त होने की कगार पे आ जाते हैं या लुप्त ही हो जाते हैं। समझ आ गया कि गर्मी मतलब गर्मी बढ़ने से या तापमान बढ़ने से कितना नुकसान होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे उसे ले लें। उसके बाद है वायुमंडल का संगठन। संगठन किससे बना होता है? देखो, हमें पता है कि हमें सांस लेने के लिए वायु चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो वायु है, वायुमंडल है, उसमें बहुत सारी गैसें हैं। एक्चुअली वो वायुमंडल और कुछ नहीं है, बहुत सारी गैसें हैं। क्या क्या है? सबसे पहले नाइट्रोजन है 78%, फिर ऑक्सीजन है 21%, ठीक है। हमारे लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। ऐसी ये दो गैसें हैं जो, लेकिन उसके बाद भी बड़े भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब आपको ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये इतनी ज़्यादा गर्मी इसकी वजह से होती है तो इसकी परसेंटेज 78 होगी या 21 होगी, लेकिन नहीं, ये 0.03% होता है। इतनी कम में भी ये इतना नुकसान कर सकता है, सोचो। तो क्या होता है कि ये जो गैसें हैं ना, बाकी की जो, ये देखो इसमें दिखाया भी गया है, ये आपको
वर्त रेखा दिया गया है ना, वर्ता रेखा, जिसमें कि कौन सी गैस कितनी होती है। इसके अलावा धूल मिट्टी होती है, छोटे कण भी होते हैं हवा में, तो ये सारे मिलके हमारे वायुमंडल को बनाते हैं। अब नाइट्रोजन जो हवा में पाई जाती है उसको हम सांस लेते हुए ले तो जाते हैं अंदर, लेकिन हमारे अंदर ऐसे फिल्टर लगे होते हैं, हमें पता भी नहीं कि नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को रखते हैं। थोड़ी ऑक्सीजन भी निकलती है, बहुत थोड़ी, लेकिन नाइट्रोजन को वो बाहर निकाल देते हैं। पौधे भी इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। पौधे कैसे यूज़ करते हैं, कुछ पौधों में ना छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, तो उनमें वो नाइट्रोजन को हेल्प करते हैं, मतलब नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते, बदलते हैं दूसरी चीज उसमें यूजेबल फॉर्म में, जिसको यूज़ कर सकते हैं फिर बाद में, ठीक है। तो ये जो जीवाणु होते हैं, जो पौधों की जड़ों में भी होते हैं या मिट्टी में भी होते हैं, मतलब मिट्टी में तो होते ही हैं, वहाँ पे पौधों की जड़ जब लगती हैं, पौधे लगते हैं, तो वो उनके साथ एक एसोसिएशन बनाते हैं, एक जुड़ाव बनाते हैं, मतलब ऐसा बनाते हैं कि जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है और उस जीवाणु को वहाँ रहने की जगह मिल जाती है, फिर वो नाइट्रोजन को का स्वरूप बदल देते हैं, जिसे पौधे फिर यूज़ कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो वायु में इतनी ज़्यादा है वो दूसरी है, मतलब सेकंड नंबर पे मैक्सिमम कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। अब मनुष्य और पशु क्या करते हैं, सांस लेने में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ गए, जो हम चीज़ छोड़ रहे हैं उसको पौधे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पौधे छोड़ रहे हैं उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पौधे क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, हम क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ले लेते हैं, भोजन की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि ये ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो ही बहुत ज़्यादा फायदा है, लेकिन ये बैलेंस बना रहना चाहिए। तो जब हम वृक्ष काट देते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन वापस देते हैं हम लोग, मनुष्य और जो पशु हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देते हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हम लोग छोड़ रहे हैं वो पौधे ले रहे हैं, पौधे जो छोड़ रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं। लेकिन ये संतुलन कब बिगड़ता है, जब हम कोयला, खनिज तेल, ईंधनों को जलाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। तो करोड़ों वर्ष, करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी होती है हर एक साल, समझ रहे हो। इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है कि जब वायु गर्म होती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं जब भी आते हैं, लेकिन बच्चों से भी छोटा सवाल है ये। देखो, आपको पता होनी चाहिए जो गर्म हो जाता है वो हल्का हो जाता है ना। कैसे याद करोगे कि किसी इंसान को गुस्सा आ जाता है तो बहुत उछलता है, मतलब गुस्से में दिमाग खराब हो जाता है, तो ऑब्वियस है इंसान की जो बातें हैं वो भारी नहीं रहती, मतलब गुस्से में बोले हुए शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, कद्र नहीं है। तो इसलिए जब गुस्सा आए तो थोड़ा कंट्रोल किया करो। फिर देखो, जो गर्म हवा हो गई वो फैलती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ये चीज़ याद रखनी है। ठंडी वायु सबको अच्छी लगती है तो भारी होती है, उसमें गुण है भाई, इसलिए वो कहते हैं ना कि जो फल देता है पेड़ वही झुकता है। तो यहाँ पे ठंडी हवा सबको चाहिए, अच्छी लगती है ठंडी हवा, वो भारी होती है वो नीचे। अब जो भारी चीज़ है यहाँ पे मान लो ठंडी हवा है तो नीचे नीचे जाएगी वो, ऐसा तो नहीं वो ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ की हवा क्या है, गर्म हो गई तो ये ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ जो खाली जगह बचेगी उसमें ठंडी हवा आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से फिर इस तरह से एक चक्कर चलता रहता है। जब ये गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, ये हो सकता है वहाँ से नमी लेकर, बारिश लेकर नीचे आ जाए, तो इस तरह से ये हवा का चक्कर जो है चलता रहता है। अब ऊपर उठने के साथ साथ ठंडे वायु, देखो गर्म वायु से ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहां आ जाती है। क्लियर हो गया ये चीज़ कि वो चीज़ मतलब खाली नहीं रहते कभी भी कोई भी जगह, वायु चक्कर चलाने के लिए यही चलता रहता है। अब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो इस तरह से न्यूज़पेपर में कटिंग्स आप देख सकते हो कि तापमान इतना बढ़ गया है, पारा इतना चढ़ गया है, इस तरह से हेडिंग बनाते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। फिर आता है वायुमंडल की संरचना, किस तरह से वायुमंडल बना हुआ होता है ये समझ लो। वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, पांचों परतें जैसे क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है।
जो आपका इनको याद करने की ट्रिक है ना सिर्फ एक ही है, मध्य मंडल बीच वाला मंडल है, उसके पहले भी दो हैं, उसके बाद में भी दो हैं, और जो बाद वाले हैं वो बाहरी मंडल हैं। तो देखो दोनों का ही नाम बाहर से है, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बार बार रिपीट करूंगी, आपको समझ हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्षोभ मंडल क्या है? सबसे नीचे वाला है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये देखो, एक तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। दूसरा, सांस लेने के लिए इसमें वायु होती है। तीसरा, मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं, जैसे बारिश होना, कोहरा पड़ना, ओलावृष्टि, इस तरह से। ठीक है, तो एक तो इसकी ऊंचाई याद रखनी है 13 किलोमीटर, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश वगैरह इसी में होती है। फिर आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो होता है ना, वो समताप मंडल होता है और 50 किलोमीटर तक होता है। समझ गए? पहले वाला कितना था? 13 किलोमीटर तक था। अब कितना है? 50 किलोमीटर तक है। अब मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं, बादलों से भी मुक्त होता है, घटनाओं से भी मुक्त होता है। तो इसलिए अगर हम वहाँ पे जहाज उड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जहाज भी यहीं पे उड़ती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? 50 किलोमीटर तक है ये। ठीक है, दूसरा क्या कहते हैं, यहाँ पे जहाज उड़ा सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आते हैं कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ नहीं होती, बादलें कौन से सतह पर नहीं होते, तो वो है समताप मंडल। तो ओजोन गैस जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे, वो भी हमें बचाती है सूर्य की किरणों से। तो ये एक और पॉइंट हो गया कि ओजोन की परत यहाँ पर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो समताप मंडल से ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस तरह से देख लो आप, यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारा क्षोभ मंडल है। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे है, देख लो। क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे सारी मौसम की घटनाएं होती हैं, हमारी वायु यहाँ पे प्रेजेंट होती है सांस लेने के लिए, और मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ होती हैं। फिर समताप मंडल में हमारी हवाई जहाज उड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल भी नहीं होते ज़्यादा और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। ओजोन लेयर भी है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सूर्य की किरणों से। फिर समताप की सीमा है, और उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल का देख लेते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। ठीक है, पहली वाली 13 किलोमीटर थी, दूसरी 50 किलोमीटर और तीसरी 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत पर में आने पर जल जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं जो हम मध्य मंडल में, जो मतलब हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन उल्कापिंड आपको याद रखना है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि ग्राउंड से लेकर 13 किलोमीटर और फिर उसके बाद अगले 50 है या स्टार्टिंग से। तो हमने क्या देखना है, हमारे अर्थ के सरफेस से देखना है। अर्थ से 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल है, फिर अर्थ से ही समताप मंडल हमारा कम से कम 50 किलोमीटर है। फिर 80 किलोमीटर तक क्या आएगा, हमारा मध्य मंडल आएगा। देख लो, फिर 80 किलोमीटर के बाद की बात हम अब पढ़ेंगे। तो क्या होता है, बाह्य मंडल की बात करते हैं अब। हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ऐसी बात अभी तक कहीं नहीं आई कि तापमान घटता है बढ़ता है, लेकिन बाह्य मंडल में तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है और 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, फिर से याद रखना, बाह्य मंडल 800 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए ये परत उपयोग होती है। देखो, हमारी समताप मंडल के बाद हमारी अपनी लेवल की कोई बात नहीं रही, क्योंकि जो उल्कापिंड जल जाते हैं मध्य पीरियड में तो हमें पता ही नहीं चलता है ना। आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता उल्कापिंड होते क्या है। फिर बाह्य मंडल भी हमारे लिए काम का है, क्योंकि वहाँ पे रेडियो की बात हो रही है ना। पृथ्वी से रेडियो की जो तरंगे भेजी जाती हैं, पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। फिर हम बहिर्मंडल की बात करेंगे। बहिर्मंडल क्या है, सबसे ऊंची परत जो है वो बहिर्मंडल के नाम से जानी जाती है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती हैं। बहुत ज़्यादा हल्की गैसें होती है ना, हीलियम है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे तैरती रहती हैं। समझ गए। फिर उसके बाद आता है कि समाचार पत्र, जो स्थानीय समाचार पत्र है उसमें मौसम रिपोर्ट को देखो, पढ़ो, थोड़ा सा ज्ञान लो वहाँ से। फिर मौसम और जलवायु की बात करते हैं। देखो, मौसम और जलवायु क्या होती है। देखो, आज क्या
क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा, क्या धूप निकलेगी, ऐसी चिंता किसको होती है? ऐसे किसानों को होती है या क्रिकेट वालों को होती है। तो क्रिकेट प्रेमी जो होते हैं वो उनके मुंह से ऐसी बातें एक दिवसीय मैच के लिए मतलब सुनने को मिलती हैं। वो लोग अनुमान लगाते हैं कि कहीं बारिश हो गई, मैच खराब हो जाएगा। किसान जब अपनी फसलें निकालते हैं तो उनको दिक्कत होती है कि पूरा साल मेहनत की उनकी फसल खराब हो जाएगी, है ना। इसलिए किसानों का भी भला सोचना चाहिए सबको। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, ठीक है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे की, ठीक है, ये याद रखना है कि हर एक घंटे की और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है मौसम, और कुछ नहीं कि हर घंटे अब इस घंटे में मौसम ठीक था, सुबह मौसम ठीक था, ऐसे बोलते हैं। आर्द्र और गर्म मौसम ना सबको बुरा महसूस करवाता है, चिड़चिड़ा बना देता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने के लिए भी कोशिश करते हैं कि बाहर निकलें, चलो आज हवा चल रही है अच्छी, घुमाएंगे। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, मतलब ऐसे ड्रामे करता है ना मौसम के, सुबह ठीक था अब बारिश गिर रही है। किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है, ठीक है। तो यूँ यहाँ की कैसी है, आपकी जगह की कैसी है, तो वो कैसे पता चलता है कि यहाँ की जलवायु शुष्क है। जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं तो वहाँ की शुष्क है, सूखी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो औसत जो तापमान होता है ना लंबे समय तक का, वो जलवायु होती है। अब आप समझ रहे होंगे कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, मतलब एक दिन का पहले से अंदाजा क्यों लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सूर्य की ऊर्जा हमारे पास पहुँचती है उसके 2 अरबवां हिस्सा ही हमें प्राप्त होता है, मतलब जितनी भेजी जाती है उसका इतना हिस्सा हमें मिलता है। कितनी भेजी जाती है और हमें कितना कम हिस्सा मिलता है। फिर हम बात करते हैं तापमान की। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हो वह वायुमंडल का तापमान होता है, मतलब जो हवा में तापमान होता है वही होता है। वायु में मौजूद ताप और शीलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जो वायुमंडल का तापमान होता है वो हर ऋतु के अनुसार भी बदलता है और दिन रात भी बदलता है। मतलब दिन में गर्मी हो सकती है, सर्दियों में भी यही हाल होता है, रात में सर्दी मतलब ज़्यादा हो जाती है। गर्मी हो सकती है दिन में, रात में ठंड हो सकती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, रात में बर्फ़ भी जम सकती है। अब शीत ऋतु की अपेक्षा गर्मी ऋतु जो होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। इस तरह से डायग्राम देख सकते हो। तापमापी है, ये तापमान मापता है। ये दूसरा वायु दाब मापी है, ये वायु दाब मापता है। फिर वर्षा मापी है, वर्षा को मापता है। और फिर वात दीर्घदर्शी है, पवन की दिशा को दर्शाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इनको समझ सकते हो। अब है आतपन क्या होता है, कि बहुत महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। समझ रहे हो, सूर्य की ऐसी भी ऊर्जा होती है, ऐसी भी किरणें होती हैं जिन्हें रोक लेती है हमारी पृथ्वी से, आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब आतपन की जो मात्रा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव, पूर्वी ध्रुव है ना, जो पूर्वी ध्रुव है, सपोज आप पूर्वी ध्रुव को जानते हो, वहाँ पे बर्फ जमी होगी, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता है। मतलब हम रेखा से, ये रेखाएं समझने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, अभी बताते हैं आपको क्या होती हैं ये रेखाएं। फिर आपको पता है क्या, तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। मतलब हम टेम्परेचर को किस में, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। जैसे वजन को किलोग्राम में मापते हैं, है ना, और लंबाई को लेंथ में, सेंटीमीटर में मापते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर में। तो उस तरह से जो हमारे टेम्परेचर को मापते हैं वो डिग्री सेल्सियस होता है हमेशा। आप ऐसे नहीं कहते कि आज का तापमान 1 किलोग्राम है, आज का तापमान सेंटीमीटर है, क्योंकि ये किलोग्राम वजन को नापने के लिए, ये सेंटीमीटर है जो हमारी लेंथ को मापने के लिए होता है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट ये भी होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया था। देखो नाम जिसका था उसी के नाम से ये टेम्परेचर मापने का तरीका इन्होंने बना लिया। आप किसी चीज़ की खोज करोगे तो आपके नाम से हो जाएगी वो, है ना। तो आप चाहते हो कि अगर मैंने ये खोज की है तो आपके नाम से वो फिर आगे चलेगी, सब लोग ऐसे ही पढ़ेंगे फिर उसको। सेल्सियस मापने पर जल का 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। मतलब अगर सेल्सियस में हम देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए।
अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें उगेंगी ही नहीं। मतलब जो हमारी अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, यहाँ पे एक रेखा जाती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब होता है यहाँ पे। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाव होता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी मैं बताने वाली हूँ आपको। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़कें और धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। शहरों में क्यों ज़्यादा हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, गर्मी होती है, उद्योग धंधे चलते हैं, उनकी वजह से गर्मी होती है। तो इस वजह से शहरों का तापमान ज़्यादा होता है। रात के समय ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। ये भी कारण है कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो तापमान को रोक लेती हैं। फिर उसके बाद आता है वायुदाब। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायुदाब हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बदलती जाती है। देखो, हम अनुभव नहीं करते जिस तरह का दाब हमारे ऊपर वायु चलाती है, मतलब जो हवा होती है हमारे ऊपर प्रेशर डालती है, हमें पता नहीं चलता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, ठीक है, हर एक दिशा से चल रहा है दबाव, तो हमें पता कैसे चलेगा? और हमारा शरीर भी उसके उल्टे दिशा में दबाव डाल रहा है, तो हमें ये भी पता नहीं चलेगा। आप कितने बड़े हो गए होंगे, आपको पता नहीं चल रहा होगा कि कभी हवा ने आपको दबाव डाला है। पृथ्वी की सतह पर, जो हमारी पृथ्वी है उसकी सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। मतलब जो वायु हमारे ऊपर दबाव लगा रही है ना, उसको वायुदाब कहते हैं। और वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दबाव तेजी से गिरने लगता है क्योंकि ऊपर प्रेशर नहीं है हवा का इतना ज़्यादा। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो क्षोभ मंडल है वहाँ पे सांस लेने योग्य हवा होती है, समताप मंडल में फिर हवा कम हो जाती है। इस तरह से मतलब प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। ये क्यों होता है? देखो, क्योंकि वहाँ पे नमी होती है। आपको पता है भारी हो जाएगी हवा नमी के कारण, तो भारी हो जाएगी तो दबाव तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब हल्की हवा हो जाएगी, गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर चली जाएगी, तो वो कम दबाव डालेगी। तो यही वजह है कि समुद्र की जो वायु होती है उसका दाब अधिक होता है। ये कॉन्सेप्ट आप समझेंगे अभी, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊंचाई पर जाने पर यह दबाव घटता है और आपने देखा कि टेम्परेचर भी बढ़ता है एक लेयर में जाने के बाद। कौन सी लेयर थी वो अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारी बाह्य मंडल है, 4th नंबर की बाह्य मंडल, उसमें हमारे टेम्परेचर बढ़ने लगता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। तो हवा में कितना टेम्परेचर है उससे पता चलता है कि यहाँ पे दाब कम होगा, दाब ज़्यादा होगा। अधिक तापमान वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे गर्म हवा हो जाती है, ऊपर उठ जाती है, यही बात मैंने बताई। निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है जहाँ पे गर्म हवा होगी। निम्न दाब वायुमंडल आकाश और नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। मतलब जहाँ पर तापमान कम होगा तो मतलब हवा ठंडी है। इसके क्या है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। जो ठंडी हवा होगी वो भारी भी होगी। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र वाली बनती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं आकाश साफ होता है, ठीक है। जहाँ पे हवा गर्म है वहाँ पे ऊपर चली जाती है हवा, तो आकाश साफ रहेगा। सदैव उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है कौन? वायु। मतलब यहाँ पे दाब ज़्यादा है तो यहाँ से सीधे नीचे नीचे जाएगी वो, और यहाँ पे दाब कम है वायु का तो वो ऊपर चली जाएगी। तो ये कह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, ठीक है। यहाँ ठंडी हवा है तो इसका दाब ज़्यादा होगा तो ऐसे चली जाएगी नीचे की तरफ। अब ये कह रहा है कि उच्च दाब, यहाँ पे दाब ज़्यादा है तो निम्न दाब की तरफ जा रही है, समझ गए आप ये। फिर पवन की बात करते हैं। देखो, उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। जो हवा चल रही है, बह रही है, वो कहाँ से आती है? जहाँ दाब ज़्यादा होगा। अब आप इसको नहीं हवा के केस में समझ रहे हो तो आप कोई चीज़ लगा लो, और आप डब्बे में भरने की कोशिश करते हो, ठीक है, खूब दबाते हो उसे, खूब दबाते हो तो क्या करेगा? डब्बा फट जाएगा नीचे से। तो निम्न दाब से वो मतलब उच्च दाब से वो निम्न दाब की तरफ, कि उसे बाहर निकलना पड़ेगा, इतना दबाव पड़ गया उसके ऊपर।
आप पवन को काम करते देख सकते हो। जो हवा होती है वो काम करती है कैसे? जब सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। क्लियर है कि हवा क्या काम करती है। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। ठीक है। फिर जैसे आप छोटे बहन भाई हो या आपके छोटे बहन भाई हैं तो वो आप अगर आप ज़्यादा कमज़ोर हो, पतले हो, हवा से आप उधर ही बहने लगते हो तो वो आपका मजाक उड़ाते हैं, पत्थर बांध के चलो, है ना। ऐसे हुआ है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। 3 उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण समस्या हुई हो। आपको ऐसी चीज़ें बतानी है कि तेज हवा चलने से आपको नुकसान हुआ या कोई समस्या हुई। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन से 3 प्रकार हैं ये बताओ। देखो, स्थानीय पवनें, 3 तरह की पवनें हैं। स्थानीय पवनें, मौसमी पवनें और स्थायी पवनें। पहले नंबर पे स्थायी पवनें ही हैं हमारी। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें याद रखनी है, ये 2 तरह की पवनें होती हैं। ये एग्जाम में आ सकता है। ये सारे वर्ष लगातार निश्चित दिशा में ही चलती हैं। उसके बाद आती है मौसमी पवनें। ठीक है। मौसमी पवनें क्या होती है? ये वो पवनें हैं जो विभिन्न दिशाओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत की मानसूनी पवनें। ठीक है। उसके बाद आता है कि स्थानीय पवनें। ये वे पवनें हैं जो छोटे क्षेत्र में एक वर्ष में या दिन के विशेष समय में चलती हैं। मतलब जो स्थानीय पवनें होती हैं किसी फिक्स टाइम पे ही चलती हैं, मौसम वाली ऋतुओं के हिसाब से। जैसे मानसूनी पवनें हैं, मौसमी पवनें हैं, तो मानसून आएगा तभी आएगी, मतलब मौसमी हुई, है ना। जैसे हम स्थानीय पवनों की बात कर रहे हैं तो वर्ष में या दिन में किसी विशेष समय पर चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म और शुष्क स्थानीय पवनें याद हैं जिसे लू कहते हैं? तो लूएं किसी एक क्षेत्र में चलती हैं, ऐसा नहीं है कि केरला में भी लूएं चलेंगी। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखीय है ना। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे कम दाब होगा, यहाँ पे बर्फ़ जमती है दोनों इधर। तो इधर क्या होगा, ये ध्रुव जो होते हैं यहाँ पे दाब ज़्यादा होगा क्योंकि बर्फ़ है तो मौसम में मतलब नमी है, ठंड है। तो इस तरह से ये आपको याद रखने हैं। सिर्फ 2 चीज़ें अभी याद रखो, उसके बाद में अगले जो चैप्टर आएंगे उसमें हम समझा देंगे। फिर है आपका चक्रवात, प्राकृतिक आदेश। देखो, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा की बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। मतलब कहाँ पे बना रहता है? ओडिशा में, बंगाल की खाड़ी में। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। कब आया था चक्रवात? 1999 को। ये याद रखना है आपने, है ना। अक्टूबर भी याद रख लोगे तो भी ठीक है, 17-18 रख लोगे तो भी ठीक है। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य चक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचा दी। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा और ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। फिर क्या हुआ, 260 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। मतलब सोचो कितनी स्पीड थी। इतनी स्पीड से चलेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाई। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों और अन्य घरों की छतें भी उड़ा दी। ठीक है। तो कितना नुकसान कर रहे थे ये, क्या क्या उड़ा दिया। विद्युत आपूर्ति और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई क्योंकि इस टाइम पे जो 1999 का था, इस टाइम पे तब फोन लाइन वाले होते थे, लैंडलाइन वाले। ठीक है। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही और इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। तो इतनी बारिश होगी तो बाढ़ तो आनी ही है। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक छाई रही। तो इतनी ज़्यादा देर तक ये 20 किलोमीटर तक आ गई, है ना। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। इतनी तबाही मच गई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई जिसके कारण खड़ी धान की पूरी फसल नष्ट हो गई। इतना नुकसान हुआ था। कहाँ पे? उड़ीसा में। फिर है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में आवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ। फिर कहाँ हुआ? पोर्ट ब्लेयर के निकट। धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ गया और गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। ये जगहें हैं, आपको 1-2 बार सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। इस महाचक्रवात के भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय
नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इसने लगभग 30 लाख लोग इससे 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों, फल की जो खड़ी फसलें थी उनको नुकसान हुआ और ज्वारीय प्रकोष्ठ से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गई। मतलब जो समुद्र से जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उसमें नमक तो आएगा ना, तो लवणता क्या होता है, नमक होता है, तो उससे वो अनुपजाऊ हो गई वो ज़मीन। मतलब एक बार नुकसान किया वो आगे के लिए भी नुकसान कर दिया। अब साल, सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। अब ऐसे जो जगह थी ना जहाँ पे ये पेड़ लगते थे वो भी खत्म हो गए, नष्ट हो गए। पारादीप और कोणार्क के बीच स्थित मैनग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। तो कितना नुकसान हुआ इसने। अब करते हैं आर्द्रता की बारी। आर्द्रता क्या होता है, एक तरह से नमी होती है। ये डायग्राम भी दिखाया गया है कि किस तरह से ठंडी हवा नीचे जाती है और गर्म हवा ऊपर जाती है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है, तो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जितना मतलब वायु में नमी होगी उसको आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं, मतलब उसे गीला नमी वाला दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है उसकी जलवाष्प धारणा की करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही वो पानी ले सकता है वापस अपने अंदर। ठीक है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र होती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और असहज महसूस करते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं सब लोग, फिर बार बार नहाने की दिक्कत आती है। तो ये होती है आर्द्रता। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर उठ रहा है जलवाष्प, है ना, तो ऊंचाई के साथ क्या हो जाएगा, फिर वो काम कर रहा है, कोई भी चीज़ काम करेगी तो उसकी एनर्जी तो खत्म होगी ना, तो वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। मतलब जो ज़्यादा नमी अगर ले लेगा तो क्या होगा, बूंदें बनाने लग जाता है। पानी ऊपर जाएगा, पानी की हवाएं ऊपर जाएंगी, पानी के लेवल पे जहाँ से गर्म हो रहा है तभी वो वाष्प बन रहा है, भाप बन रहा है। ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद वो जल की बूंदों में बदल जाएगा। ये बूंदें फिर एक समूह में इकट्ठा हो जाती हैं, बादल बनाती हैं। जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब ये बारिश बन जाती हैं। ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर भी नदियाँ बह रही हैं। तो जब ये ठंडी हो जाएंगी तो वो नीचे आ जाती हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी। पहले हमने वायु का पढ़ा, किस तरह से ठंडी होती है, गर्म होती है। अब हमने जलवाष्प का पढ़ा। अब आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ जाते हैं। जब हवाई जहाज जाते हैं ना जेट वाले, तो जिसको हम रॉकेट बोलते हैं, बच्चे रॉकेट बोलते थे, तो उनके पीछे ना एक सफ़ेद लाइन बन जाती है। इंजनों से निकली हुई नमी संघनित हो जाती है, संघनित हो जाती है। मतलब जो इंजनों से नमी निकलती है ना, वही ये संघनित होकर वो दिखती है हमें। तो वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर के लिए पथ के रूप में दिखाई देती है। तो हमें पता चलता है, मतलब वायु वहाँ पे इतनी ज़्यादा तो बहती नहीं जैसे हमारे पास बहती है, तो हमें वो रास्ते की तरह दिखाई देती है कि यहाँ से गया था। पृथ्वी के जल के रूप में गिरने वाली वर्षा कहलाता है। अब वो पानी भाप क्या है, ठंडी हो गई, फिर ठंडी होकर वो इकट्ठा होकर वो बारिश के रूप में नीचे गिर गई। अब ज़्यादातर भौम जल, जो जमीन का जल है, वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो पानी जो बारिश आ गई जमीन पे जो गिर गया, तो वो कुछ पानी नीचे भी चला जाता है, तो वही भौम जल बन जाता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है। ठीक है, ऐसे निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाते हैं। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार हैं 3? संवहनी वर्षा, पर्वतीय और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो ये 3 तरह की वर्षाएं होती हैं। फिर एक बार ये डायग्राम भी आप देख लो। पर्वतीय वर्षा ये होती है, चक्रवाती वर्षा ये होती है। ठीक है, ये पर्वतीय वर्षा है और ये संवहनी वर्षा है। फिर आता है कि पौधों और जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी होती है। मतलब जो भी पौधे जिंदा हैं उनको पानी तो चाहिए। इससे धरातल को ताज़ा जल मिल जाता है और वर्षा कम हो तो जल की कमी की वजह से सूखा गिर जाता है, जिसके अगर खिलाफ होता है, मतलब ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है।
तो वर्षण के दूसरे रूप जैसे हिम बारिश और भी तरीके से होती है, जहाँ बर्फ़ गिरती है, ओलावृष्टि होती है, सहिम वृष्टि होती है, हिम वृष्टि होती है। तो इस तरह के और भी रूप होते हैं, सिर्फ पानी वाले बूंदों को ही नहीं जाने, औरों को भी जाने। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ से थोड़ा मैं तो इसे एक बार खुद भी पढ़ना कि कहाँ कहाँ पे क्या हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि धरती पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं अपने वातावरण को बचाने के लिए। पेड़ ज़रूर लगाएं। और इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।